हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस कुंडली विश्लेषण के अंदर सवाल तो 2-4 हैं, लेकिन इसमें से जो कवर अभी करेंगे वो एक तो होगा मैरिज प्रॉस्पेक्ट के लिए, दूसरी जो चीज़ हम देखेंगे वो दशा के ऊपर भी चीज़ों को देख लेंगे। एक क्वेश्चन और है आपका, वो है कि पेरेंट्स की हेल्थ कैसी रहेगी, उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगा। सबसे पहले अगर हम इस कुंडली को देखें तो केंद्र के अंदर गुरुदेव जो है वो ऑलमोस्ट उच्च राशिस्थ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो वक्री अवस्था में नजर आते हैं। यानी कि हम इसको किस तरीके से रीड करेंगे। पहले तो सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं जो कि अपने आप में असहज अवस्था में बैठे हुए हैं। असहज अवस्था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु जो है वो यहाँ पे वक्री है। चेष्टा बल गुरु के पास यहाँ पर है। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से हम देखें तो भाग्य के स्वामी जो हैं वो भी लगन के ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने साथ भाग्य को तो लेकर चला है, लेकिन भाग्य भी जो है वो थोड़ा सा एक चेष्टा बनी है। कई बार चीजें एकदम से हो जाएंगी और कई बार चीजें होते होते एकदम से रुकेंगी। यहाँ पे दोनों ही संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु जो है वो अपना वक्रत्व प्रभाव जब दिखाते हैं तो कई बार जो चीजें ना भी मिलने की हो उम्मीद, वो भी मिल जाए। और कभी कभी जहाँ हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि ये बिल्कुल हो रहा है, वहां पे भी हमें चीजें ना होती हुई नजर आए। ये स्पेसिफिकली वक्री ग्रहों के प्रभाव में माना जाता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखें तो शनि भी वक्री है। शनि का वक्रत्व जो है वो कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस इन दोनों को प्रभावित किए हुए। मैरिज लाइफ के अंदर जब हम बात करें तो हमें सबसे पहले ये दिखाई देते हैं कि सेवंथ हाउस के लॉर्ड होकर शनि का आपके ट्वेल्थ हाउस में जाना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर एट्थ हाउस लॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक ठाक है, कोई बहुत खराब अवस्था नहीं। अब शनि जो है वो वक्रत्व प्रभाव रखते हैं तो वो चले जाएंगे राहु की तरफ। ऐसी कंडीशन में शनि जब राहु और केतु के एक्सिस में आते हैं, एट द सेम टाइम जो शुक्र है, कारक होता है विवाह का, वो भी कहीं ना कहीं राहु केतु की एक्सिस में आते हैं। इसीलिए कुछ चुनौतियों का सामना आपको मैरिज लाइफ के अंदर करना पड़ सकता है। लेकिन अब इसमें पॉजिटिविटी देखिए, शनि तो ठीक है कि पीछे आएंगे तो राहु के प्रभाव में 50% आएंगे, लेकिन इस कुंडली में शुक्र और मंगल के बीच में एक परिवर्तन योग काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छा कोई राजयोग यहाँ पर इन्हें हासिल होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग संबंध है इस कुंडली में मंगल और शुक्र के बीच में, जो कि प्रोफेशन राइज को सपोर्ट कर सकता है। मंगल अपने आप में योग कारक है। पहले तो वो 10th हाउस और साथ साथ 5th हाउस के लॉर्ड है। अकेला मंगल योग कारक तो नहीं हो सकता। मंगल को योग कारक बनने के लिए क्या चाहिए, उसका किसी ना किसी ग्रह के साथ एक संबंध जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो मंगल है इनका संबंध है शुक्र से। इसका मतलब है सुख भाव और साथ साथ लाभ भाव, ये चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए यहाँ पे जब ये परिवर्तन योग काम करता हुआ नजर आता है, या तो उम्र के 25वें साल पे या 28वें साल के बाद जाके एक तरीके से हैप्पीनेस की बात कही जा सकती है। दूसरी तरफ से गुरुदेव की जो दृष्टि है वो भी शुक्र के ऊपर है, इसीलिए कहीं ना कहीं शुक्र को हम पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। तो मैरिज के अंदर सर्टेन चैलेंजेस की बात बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ पे शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि, जो कि एक शुभ ग्रह की दृष्टि मानी जाएगी, साथ ही साथ मंगल के साथ परिवर्तन करके शुक्र का अपने भाव में आना, ये सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव वे में चीजों को संभालने का प्रयास करेंगी। अब दूसरा फैक्टर समझिए, मंगल जो है वो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। ये बेवजह में मन के अंदर एंगर और एग्रेशन देने का काम करते हैं, और सीधे सीधे इनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके सेवंथ हाउस के ऊपर। तो मांगलिक प्रभाव है इस कुंडली के अंदर। एंगर और एग्रेशन आपके मन के अंदर किसी न किसी बात को लेकर भरे रहते हैं। इस वजह से आपको सबसे पहले अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, अन्यथा ये जो मंगल का प्रभाव है वो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, एंगर और एग्रेशन। दूसरी चीज जिस पे कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए वो क्या है, इस कुंडली के अंदर आपका जो बुध है वो आपके सोचने का ढंग है, वो सेवंथ हाउस में बैठा है, जो कुछ हद तक तो मुझे व्यापारी बनाता हुआ लगता है। सेवंथ हाउस में बुध बैठे हैं, दिशा बल तो नहीं है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वो वक्री हैं, चेष्टा बली है। चंद्रमा के साथ में आके बैठे हैं, और फर्स्ट हाउस लॉर्ड और नक्षत्र के स्वामी जो हो रहे हैं वो आपस में कनेक्ट होकर सेवंथ में हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है कि किसी तरीके का व्यापार हो, किसी तरीके का कुछ रिटेल्स के काम हो। ऐसे काम यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ये शनि की राशि हो रही है, सेवंथ हाउस हो रहा है, बुध व्यापार, और चंद्रमा वहां पे मन लगने को भी दर्शा सकता है। इन सबके साथ साथ अगर हम कॉम्बिनेशन को रीड करें तो हम कहेंगे
कि दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर पड़ रहा है और गुरु की दृष्टि है जो काफी हद तक चीजों को संभालने की कोशिश करेगी। अब मेन मुद्दा समझना है वो ये कि जब कभी भी हम मैरिज की बात करते हैं हम सिर्फ ऊपर ऊपर से हाउस और हाउस के लॉर्ड्स की बात कर जाते हैं। एक चीज आप देखिए यहाँ पे शनि की स्ट्रेंथ कुछ कम है, ये हमारे लिए थोड़ी सी चुनौती है। ठीक है, आपको शनि को थोड़ा सा यहाँ पे बलवान रखना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण है हमारे पास भाव बल। आपका जो 7th और 8th हाउस है इसका भाव बल कम पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये चीज दिखाई दे रही है कि व्यक्ति व्यापार की तरफ तो जाए, लेकिन क्योंकि सप्तम और अष्टम भाव ये दोनों उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भाव बल की जो सप्तम की कमी है ये कहीं ना कहीं विवाह के ऊपर ही प्रभाव डालती है और आपके व्यापार के ऊपर भी प्रभाव डालती है। अब इसमें दूसरे योग की तरफ एक बार चलते हैं फटाफट से। हम देखते हैं कि भाग्य के स्वामी होकर गुरु जो है वो बैठे हुए हैं आपके लग्न के अंदर, मंत्रणा शक्ति बहुत अच्छी होगी। दूसरी तरफ से देखें तो आपके 2nd हाउस के स्वामी बन के सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं आपके 6ठे भाव में। ठीक है, दोनों ही अर्थ त्रिकोण के भाव हैं और सूर्य का इस तरीके से बैठ जाना, मंगल का दृष्टि अपने भाव के ऊपर देना, ये आपको किसी बड़ी सरकारी सर्विस की तरफ भी ले जा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली एज 28 से 32 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से इन प्लेसमेंट पोजीशन से एक संभावना पूरी है, क्योंकि 7th हाउस थोड़ा सा यहाँ पे वीक पड़ रहा है, इसलिए बिजनेस के कंपेयर में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फायदेमंद होगा आपको सर्विस की तरफ की बोलूँ। अब बात करते हैं कि दशा, क्योंकि इस कुंडली के अंदर दशा को दे पाना इतना आसान नहीं होने वाला। चंद्रमा की प्लेसमेंट भी स्ट्रांग है और जुपिटर की प्लेसमेंट भी स्ट्रांग है। लगन से भी दशा चल सकती है और चंद्रमा से भी दशा चल सकती है। अगर हम चंद्रमा से दशा को कंसिडर करते हैं मान लीजिए, तो हमें दिखाई देता है कि इस समय इनके ऊपर राहु की दशा चल रही है। राहु की जो दशा है वो कहीं ना कहीं हम मानेंगे मन से थोड़ी सी एक चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है और प्रेमपूर्वक भी हो सकती है। मैं दो चीजों को एक साथ बोल रहा हूँ, चुनौतीपूर्ण भी और प्रेमपूर्वक भी, क्योंकि जब हम इस दशा को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि सूर्य से जो संबंध है वो 6 और 8 का संबंध है। तो जो आत्मा है वो थोड़ी सी इस समय अपने आप को बेचैन सी महसूस कर सकती है, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर हम चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें नजर आता है कि मन इस समय किसी तरीके के एंटरटेनमेंट या फिर 5th हाउस होने के कारण व्यापार के अंदर भी जुड़ने की संभावनाएं बन सकती है। क्यों? क्योंकि सर्विस के लिए होता है हमारा 6th हाउस, तो 5th हाउस हमें सर्विस से नेगेट करता है और व्यापार की तरफ ले जाने की संभावनाओं को दिखाता है। तो चंद्रमा से राहु की प्लेसमेंट को अगर हम पंचम में देख रहे हैं तो चीजें या तो प्रेम से जुड़ सकती हैं, विद्या से जुड़ सकती हैं, और तीसरा क्रिएटिविटी व्यापार से जुड़ सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अभी जो इनके ऊपर दशा प्रभाव है तकरीबन तकरीबन वो शुक्र का भी है। शुक्र का जो प्रभाव है वो फिर चंद्रमा से 5th लॉर्ड होकर और वहीं पे दृष्टि देने की वजह से आपको किसी ना किसी तरीके से किसी एंटरटेनमेंट या लव रोमांस जैसी चीजों की तरफ खींचने की ताकत रखता है। लेकिन यहाँ पे राहु केतु एक्सिस में आने से कुछ चुनौतियां जरूर है। प्लस पॉइंट तो ये होगा कि केतु के साथ जब शुक्र जुड़ेंगे तो शुक्र के फल को भी बढ़ा देंगे, लेकिन ये चीज आपको अगर देखें इस दशा में तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रख सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो रही है। अब दूसरी कंडीशन जो है उसको मैं लगन से लगा के देख रहा हूँ, क्योंकि आपके गुरुदेव जो है वो भी एग्जैक्टली लगन के ऊपर बैठे हैं और उनकी दृष्टि संबंध है। तो अब यदि दशा के सिस्टम को चेंज करते हैं और लगन से दशा को लगा के देखते हैं तो चीजों को कितना अंतर आता है इसको समझते हैं। अब आपकी जो दशा है वो 2019 से तकरीबन तकरीबन केतु की दशा बनी हुई। यदि केतु से ये दशा चल रही है, लगन से यदि ये दशा बन रही है, तो ऐसे स्थिति में आप थोड़ा सा परेशान तो अभी भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित से नजर आ सकते हैं। राहु की दशा जब चल रही होती है तो व्यक्ति बेफिक्र होकर काम कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही दशाओं को कनेक्ट करने की कोशिश की। जिस तरीके से आपने सवाल किया था कि भविष्य क्या है और रिश्ते कैसे रहेंगे उसके लिए, तो अगर भविष्य क्या है कि ये चिंता आपके अंदर है तो संभावना यहीं पर है कि जो केतु की दशा है ये आपके ऊपर अभी प्रभाव कर रही है। कुछ चुनौतियां आप इसमें महसूस कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं व्यापार के अंदर या फिर सब कुछ आता हो उसके बावजूद भी अपने अंदर थोड़ी सी कुछ कमी से महसूस रहना वाली जो कैपेसिटी है वो केतु दर्शाते हैं। इसलिए केतु की दशा यदि यहाँ पे ये चल रही है तो आप थोड़ा समय के लिए तो परेशान रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे जाने पर आपको
एक पॉजिटिव पाथ देखने को मिलेगा। इस समय यदि हम देखें तो राहु केतु की कंप्लीट दशा यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, जो आपको कुछ समय के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको चुनौतियां देती हुई सी नजर आती हैं 2023 के ऑलमोस्ट नवंबर तक। इसके आगे की जो दशा बन रही है वहां पे जाके आपका पर्सनल ग्रोथ धीरे धीरे करके शुरू होगी। सावधान आपको थोड़ा सा रहना चाहिए रिगार्डिंग द हेल्थ, तो वो रहना चाहिए 2024 और 25 के पीरियड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोचर में आपके शनि जो है उनका गोचर अष्टम से हो रहा होगा, और केतु से यदि देखें तो ये शनि वक्री होकर पीछे आते हैं तो सप्तम में, अन्यथा वो उससे कहीं ना कहीं अष्टम में बैठे। तो थोड़ा सा आपको अभी आगे सावधान हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर देखी जाए कुंडली के अंदर, तो क्योंकि मैरिज का जो आपका सवाल था उस पर आ रहा हूँ मैं। मैरिज वाले साइड पे हम देख रहे हैं तो आपके ऊपर मंगल का पूर्णतः प्रभाव है, इसलिए मैरिज को एक तो मिला के करिएगा, दूसरी चीज 28 साल के उम्र के बाद ही सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके नववंश के अंदर मंगल का प्रभाव है जो कि बुध की राशि के ऊपर बैठे हैं, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं तो नवांश के जो स्वामी बन रहे हैं गुरुदेव, वो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और फिर पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्ट्रगल का पार्ट आपको देखने को मिल सकता है मैरिज के अंदर। इसीलिए ये जो एंगर एग्रेशन का फैक्टर है ये थोड़ा सा कम होने के बाद, बैलेंस होने के बाद आप इसमें आगे बढ़ें। दूसरी चीज जो ध्यान देने की है वो क्या हो रही है कि आपकी इस कुंडली के अंदर जो आपका नवांश है, इसका अगर आप लगन देखेंगे तो ये 9 नंबर से बन रहा है, जो कि आपकी ओरिजिनल लगन कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहाँ जा रहा है, छठे भाव से आ रहा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लाइफ के अंदर अभी स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा है। मैरिज हुई है तो भी, नहीं हुई है तो भी, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि नवांश जो है वो तो आफ्टर मैरिज ही चालू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से ही काम कर रहा होता है। इसलिए आपकी कुंडली के अंदर यदि हम नवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ संघर्ष ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं। जैसे जैसे ये दशाएं ठीक होंगी, केतु की दशा खत्म होने के बाद शुक्र की दशा जब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है तो ये आपको धीरे धीरे करके उन्नति देने का काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है आपका, जो आपका एक कंसर्न क्वेश्चन था कि भविष्य किस तरीके से दिखाई देता है, तो ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव वे में नजर आता है। अभी जब तक कि केतु की दशा चल रही तो आप कुछ अपने घर के अंदर की चीजों को लेकर और किसी तरीके से कुछ खर्चों को लेकर या किसी बात को लेकर मानसिक परेशानियों को थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको केतु के उपाय करने चाहिए। मैंने आपको दोनों ही दशाएं समझाई। राहु की दशा के अंदर बेसिकली आप काफी डिजायरफुल होके हर तरह से गेन बनाना, वेल्थ बनाने की तरफ प्लान कर सकते हैं, जबकि केतु की दशा जो होती है वो थोड़ा सा भविष्य के प्रति कैसा क्या करना चाहिए, क्या होगा, ऐसे ख्याल देती है। क्यों? क्योंकि केतु को हम मानते हैं हेडलेस, ठीक है, और राहु हेड, तो राहु में कंप्लीटली डिजायर्स होती हैं, और जिस तरीके से आपने सवाल किया उसमें मुझे केतु का प्रभाव ज्यादा लगता है। आप खुद ही पहले इस बात को बता दीजिएगा कि दशा आप कहाँ से महसूस कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरा, अगर हम चंद्र दशा के सिस्टम से भी चलें तो भी ध्यान रखिएगा कि वहां पे राहु की दशा जब खत्म होगी तो फिर गुरु की दशा शिफ्ट हो जाएगी 2027 के आसपास। गुरु की दशा जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रभाव सीधे सीधे कर रही है आपके मैरिज के ऊपर, क्योंकि उसके राशि स्वामी और उसके नक्षत्र स्वामी आपके 7th हाउस के ऊपर। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मैरिज लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस एंड डिस्टर्बेंस को बात करने लग जाए, ठीक है, क्योंकि आपके कुंडली के अंदर यहाँ पे शनि भले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूल सकता मैं कि आपके नवांश में वो जो है शनि अपने उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं, सूर्य के साथ बैठ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये मुमकिन है कि आपको भविष्य में कभी ये गुरु की दशा जब आपके चंद्रमा से दिखाई दे तो धीरे धीरे करके किसी बड़े पद प्रतिष्ठा की तरफ जाना पड़े, ठीक है। व्यापार को तो मैं अभी इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि ये 7th हाउस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आपका व्यापार उतना अच्छा डेवलप नहीं करेगा। वेल्थ के लिए हमें चाहिए 2nd हाउस में भी एक स्ट्रेंथ है, जबकि हम जब यहाँ पे देख रहे हैं आपके सूर्य और शनि को, तो उसके अंदर ये 390 से कम है और ये 300 से कम हो रहा है, इसलिए इन दोनों में थोड़ी सी अभी कमी नजर आती है। बलवान यदि कुछ है तो वो चंद्रमा है, और यदि चंद्रमा बलवान हो रहा है तो आपका जो फर्स्ट हाउस है उसको स्ट्रेंथ करके वो कोशिश किस चीज पे करेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। जिस तरीके से इसमें
फॉर्मेशंस बने हुए हैं, इसकी ज़्यादा हद तक संभावनाएं मुझे कुछ ऐसे ही नजर आती हैं। दशमांश की कुंडली को अगर एक बार देखें तो D10 के अंदर सीधे सीधे सेकेंड हाउस से कनेक्ट होकर आपका दशमांश का लगन बनता हुआ नजर आता है, और यहाँ पर भी उच्च का चंद्रमा राहु के साथ कनेक्ट होकर 10th हाउस में बैठा हुआ है। ये फिर किसी न किसी तरीके से किसी बड़े पद या ऐसी किसी चीज में जोड़ने की बात करता है, और यहाँ से भी देखेंगे गुरु को तो ये किसी तरीके की काउंसलिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक ही चीज है जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। परेशान क्या, देखिए मंगल जो कि एक्चुअल में यहाँ पे योग कारक ग्रह बन रहे थे, और वो आपके दशमांश के लिए भी योग कारक ही ग्रह कहे जाएंगे। कारण है कि वो सिंह राशि से बनता हुआ दशमांश। यहाँ पे मंगल का नीच राशि तो होना आपको थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल जहाँ बैठे हैं उसका स्वामी उच्च का हो रहा है तो उसका नीच भंग हो जाएगा। ये बात क्यों बोल रहा हूँ समझिए। हो सकता है कि किसी भी काम के अंदर, क्योंकि D10 है तो सर्विस जॉब किसी में भी हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको शुरुआत में कुछ परेशानियों को महसूस करना पड़ सकता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको लाभ की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा उच्च का हो रहा है तो नीच भंग कर रहा है, वो संघर्ष के बाद आपको एक उचित लाभ प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रोफेशन के साइड पे आपको कुछ चुनौतियां आती हैं, वो तकरीबन तकरीबन जैसे जैसे आपकी एज 28 और 32 के आसपास आनी शुरू होगी, वो चीज़ों को संभालने की कोशिश करेगा, और अप्रॉक्सीमेटली 32 के बाद से आपको एक राइस देने की कोशिश करेगा। तो ये तो था आपका जो एक क्वेश्चन था मैरिज को लेकर, और एक आपकी कुंडली का जनरल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोकस हमें यहाँ पे यही करना चाहिए कि जो मंगल है, जो एंगर एग्रेशन आपको बार बार देने की क्षमता रखता है, इससे आपको थोड़ा सा ओवरकम अपने आप को करना चाहिए। ठीक है, मैरिज वाले साइड के लिए यही बोलूंगा, मांगलिक प्रभाव है 28 साल के बाद, और उस समय शनि और इन भाव को बल तब दीजिएगा। अभी यहाँ पे इसे बल देने का कोई ऐसा औचित्य नहीं बनता। धन्यवाद।